नमस्कार। सनसाइन क्लासेज जेडी में आपका स्वागत है। आपको पता है कि 27, 28 और 29 फरवरी को 11th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम है। इसकी तैयारी के लिए हमने महत्वपूर्ण मॉडल सेट का सीरीज लेके आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल कराया है। आप यूट्यूब चैनल से हमारे सीरीज को देख सकते हैं। हमने इकोनॉमिक्स का एक सेट मॉडल सेट आपने दिया, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देखें। आज हम लोग राजनीति विज्ञान के यानी पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट मॉडल सेट ला के लेकर आए हुए हैं। ये सारे सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप इसे देखें। आपके एग्जाम में 100% यही सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला सवाल है आपका, आप हल्का सा सब्र बना के रखें, क्योंकि अगर आप सब्र नहीं बनाएंगे तो हम क्वेश्चंस को समझा नहीं पाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, किस दल ने संविधान सभा की बैठक से बहिष्कार किया? देखिए, कह रहा है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक से बहिष्कार किया। तो पहला ऑप्शन है मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा और साम्यवादी दल। यानी जब संविधान बन रही थी तो जो संविधान सभा बनाई गई थी, उस संविधान सभा में कौन सा दल शामिल नहीं हुआ? तो आपको पता होगा कि वो मुस्लिम लीग था। क्या था? मुस्लिम लीग। क्योंकि मुस्लिम लीग का मांग था कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, और उसके नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको कह सकते हैं तो पाकिस्तान में महात्मा गांधी का दर्जा मिला हुआ है। जिस तरह हम लोग देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो पाकिस्तान में जो है जिन्ना को राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ है। अगला सवाल, आगे सवाल है, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, वो सारे नियम जो किसी उद्देश्य के लिए पेश किया था। तो किसने, सवाल ध्यान से समझिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि मौलिक अधिकारों की कटौती नहीं की जा सकती? मौलिक अधिकार क्या होता है? जो मनुष्य को मिलने वाले अधिकार हैं। ऐसे अधिकार भी हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार हैं, ऐसे अधिकार जो मूल रूप से मनुष्य को मिलते हैं। तो किस निर्णय में न्यायालय ने, कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती है? तो ये जो है इस केस में कहा गया था गोलकनाथ केस में, मंडल केस में, केशवानंद भारती केस में, या शाह बानो केस में? तो ये कहा गया था केशवानंद भारती केस में। ये एक बहुत फेमस केस था जिसमें सरकार पर केस किया गया था। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो इसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे केशवानंद भारती केस क्या था। तो आगे 12 क्लास में इसको डीपली पढ़ना है। अभी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने वाले हैं तो आराम से आप ध्यान से देखिए। तो कौन केस था? ध्यान ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की कटौती की गई थी, कटौती नहीं की जा सकती है। यानी मौलिक अधिकार में किसी तरह की कटौती नहीं की जा सकती है। और ये कौन सा केस था? केशवानंद भारती केस। ये कब हुआ था? 1973 में। देखिए, कुछ और इससे सवाल बन जाएंगे। जैसे कोई पूछ दे कि गोलकनाथ केस कब हुआ था, तो 1967 में। मंडल केस कब हुआ था? 1992 में। शाह बानो केस कब हुआ था? 1985 में। तो इस तरह कई सवाल भी आगे आ जाएंगे। इस सारे सवाल पर भी ध्यान दीजिएगा। आगे, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है? देखिए, हमें बोले पहले 7 अधिकार थे, अब उसे घटाकर 6 अधिकार कर दिए गए हैं। तो कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक इसमें है संविधान में। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी संविधान में है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी संविधान में है। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को लेकर स्वतंत्र है। किसी भी व्यक्ति को हर तरह का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई अगर आपको शोषण कर रहा है तो इसके विरुद्ध आप केस कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, तो पूछा था निम्नलिखित में कौन सा संविधान के मौलिक अधिकार में नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या किसी तरह डाउट है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का जवाब देने का। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? देखिए हमारे देश में क्या है, ICI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, लेकिन वो क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ना तो उसको सरकार से मतलब होती ना किसी और चीज़ से मतलब है। हाँ अलग बात है कि इस 10 साल के दौरान या हमेशा इस बारे में आरोप लगते रहा है कि सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है सरकार किसी ना किसी तरीके से टर्मिनेट करते रहती है, किसी ना किसी से चलाते रहती है, किसी कोई तरह का नियम डाल के जो है सरकार के पक्ष में काम करती है। लेकिन हमको जो सवाल पूछा गया है उस सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल में कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका 15वीं भाग। क्या हो जाएगा आंसर? 15वीं। ठीक है, आगे देखिए सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये सारे सवाल एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, कभी ना कभी पूछे गए हैं। ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे करके जाइए, आपका बहुत सारा सवाल बन जाएगा। और अगर 5 सेट 6 सेट जो हम देने वाले हैं आपको अगर सब देख लिए तो आप पूरा बढ़िया करके आएंगे एग्जाम में। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया? देखिए अगर आपको ध्यान होगा तो पहले वोटर कार्ड में तस्वीर नहीं हुआ करता था, इसीलिए पुराने वोटर कार्ड में किसी और का तस्वीर हो जाया करता था। तो किस साल वोटर कार्ड में तस्वीर के साथ आएगा वोटर कार्ड, इसे लागू कर दिया गया था? तो 1993 में, 1993 में। कब लागू किया गया था? 1993 में। आगे देखिए किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला का प्रतिनिधित्व को उचित माना? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। किसने, यानी किसने राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति में महिला होनी चाहिए, महिला का प्रतिनिधित्व को उचित माना? इसके 4 ऑप्शन है, अरस्तु, रूसो, बेंथम और JS मिल। ये चारों में से कौन थे जिसने राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं होनी चाहिए इस पर जोर दिया? तो इसका आंसर होगा JS मिल। ठीक है, आगे बढ़िए। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? राज्य के शासन में देखिए, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि, ध्यान दीजिएगा, मतलब केंद्र के तरफ से कौन काम करता है, राज्य में केंद्र की तरफ से कौन काम करता है। तो अगर आपको पता होगा जिस तरह हम लोग देश में राष्ट्रपति होता है उसी तरह राज्य में राज्यपाल होता है। इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन होता है? केंद्र का ही एक बॉडी होता है। जब राज्य में अस्थिरता होती है, सरकार कुछ लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के पास जो अधिकार होते हैं वही अधिकार राज्य में राज्यपाल के पास होते हैं। कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने की मनोनीत करते हैं? एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है? देखिए ध्यान से, ये एंग्लो इंडियन उसे कहा जाता है जो है तो भारतीय लेकिन वो किसी अन्य देश में का नागरिक बन गए या किसी अन्य देश में रह रहे हैं, उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा एंग्लो इंडियन। तो सवाल कह रहा है कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत कर सकते हैं, यानी कितने विदेशी लोगों को जो भारतीय मूल के हैं उन्हें राष्ट्रपति के कहने पर, राष्ट्रपति को मनोनीत करने पर वो लोकसभा में आ सकते हैं और चुनाव लड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हाईएस्ट 2। कितना? 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, कॉमन सवाल है, लेकिन गलतियां बहुत लोग कर जाते हैं। तो लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? अगर आपको देखें लोकसभा अध्यक्ष, लोग लोकसभा अध्यक्ष मार के आ जाते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। यानी अभी अगर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो अगर तुमको पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन है, तो कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। और अगर पूछा जाए कि विपक्ष वाले दल का नेता कौन होंगे, तो जो भी बड़े विपक्ष है, जैसे कांग्रेस बड़ा विपक्ष है, तो उसके बड़े नेता उसके विपक्ष में रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक बार इसको, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है,
कोई मंत्री, बड़ा अच्छा सवाल, देखिए सवाल बहुत बेहतरीन चूज किए गए हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें। हम स्लो वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा स्लो है तो आप फास्ट मोड में करके इसे देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए हम लोग बढ़िया हो सके इसलिए हम लोग वीडियो को हल्का सा स्लो बना रहे हैं और आराम आराम से पढ़ के बना रहे हैं। क्या दिक्कत है, हल्का लेट ही होगा तो। कोई मंत्री जो सांसद नहीं है या विधायक भी नहीं है, उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होता है? तो ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए इसका आंसर होगा 6 माह। देखिए आपको पता है हमारे संविधान में ये नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सांसद या विधायक नहीं है फिर भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है। अगर आप हल्का सा भी राजनीति जानते होंगे तो 2019 में एस जयशंकर को अचानक उठाकर कह सकते हैं विदेश मंत्री बना दिया गया, जबकि उनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, कभी भी चुनाव नहीं लड़े हैं, कभी भी वो एक IAS अफसर रहे हैं। वो कई देशों में जो है वो जाके भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कभी चुनावी मूड में नहीं रहे, कभी चुनाव का मुंह नहीं देखे। लेकिन उन्होंने मोदी सरकार ने उन्हें लाया और एकाएक एस जयशंकर को मंत्री बना दिया गया। तो फिर मंत्री कैसे बना दिया गया? तो 6 माह के अंदर उन्हें लोकसभा या राज्यसभा किसी एक जगह से सदस्य होना अनिवार्य था, वो बाद में करवाया गया। ठीक है। राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया? राज्यसभा को धन विधेयक, धन का मतलब हाउ मच टाइम हैज बीन गिवन बाय राज्यसभा पास द मनी बिल पास करने के, धन विधेयक पास करने के राज्यसभा को कितने दिन दिए जाते हैं? अगर लोकसभा से कोई बिल पास हो जाते हैं तो उस बिल को राज्यसभा में पेश किए जाते हैं, तो मुख्य रूप से 14 दिन। कितना दिन? 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 13, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ये मुख्य रूप से कहा गया है कि किसी राज्य की, या अधिकतम पूछा है, न्यूनतम नहीं पूछा है। ठीक है, तो विधानसभा पूछा है, राज्य की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, यानी कोई राज्य 500 से अगर अधिक हो गया तो वो राज्य नहीं कहलाएगा, वो देश जैसा बराबर हो जाएगा। वैसे हमारे देश में इतना अधिक है नहीं, 400-450 तक ये सारे चीज आती है। अगर 500 जाती है तो फिर नया राज्य बनाया जाता है। ठीक है, तो अधिकतम कितनी? 500 हो सकती है। आगे बढ़िए, इनमें से कौन भारतीय सांसद का अंग नहीं है? देखिए भारतीय सांसद का अंग नहीं है, भारतीय संसद का अंग नहीं है, इंडियन पार्लियामेंट, यानी भारतीय संसद का कौन सा अंग नहीं है? राष्ट्रपति भारतीय संसद का अंग है, लोकसभा भारतीय सांसद का अंग है, राज्यसभा वो भारतीय सांसद का अंग है। तो भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री चूज करके आते हैं, वो जनता के द्वारा आते हैं, तो वो भारतीय संसद का मुख्य रूप से अंग नहीं। राष्ट्रपति जो है संवैधानिक है, लोकसभा भी संवैधानिक है, राज्यसभा भी संवैधानिक है, ये सारे परमानेंट बॉडी है। राष्ट्रपति परमानेंट बॉडी भले नहीं है, लेकिन उनका चुनाव परमानेंट बॉडी की तरह ही होता है। तो प्रधानमंत्री जो है हर एक 5 साल में बदल जाएंगे, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं है। किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक पार्टी के साथ अपनी पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल होने को उन्हें दल बदलू माना जाएगा? देखिए ये दल बदल कानून बड़ा फेमस हुआ है मोदी सरकार में, अगर आपको याद होगा तो कई दल के विधायक दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। अगर आप झारखंड को भी देखेंगे तो झारखंड में इसमें अछूता नहीं है। झारखंड में अगर आपको याद होगा तो बाबूलाल मरांडी जो है उनकी पहले एक पार्टी थी JVM। ठीक है, उन्होंने अपने दल को पूरी तरह निष्क्रिय करके वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उन्हें अभी तक मान्यता नहीं मिला है कि वो बीजेपी के हैं। इसीलिए अगर आप हल्का सा भी राजनीति की जानकारी रखते होंगे तो इसीलिए जब उन्हें नियुक्त किया गया था विधायक दल का नेता, तो उन्हें ये नहीं, मतलब मान्यता अभी तक नहीं मिल पाया। अंत में झारखंड में विधायक दल का नेता को जो है दूसरे को बनाया गया। तो ये क्यों हो पाया? इसलिए हो पाया क्योंकि दल बदल के कानून पे लागू हो गया। तो कितने लोग, पहला है कि कितने सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ देते हैं तो दल बदल का कानून उन पर लागू नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 2/3 हिस्सा, अगर 3 में से 2 लोग जो है अगर मेंबरशिप छोड़ देते हैं, दल बदल का कानून उस पर लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु बढ़ाने का अधिकार किसे है? ये बड़ा अच्छा चीज है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, जजों की अवकाश की आयु बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है, राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, या सांसद को है?
सर्वोच्च न्यायालय को है, राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को या संसद को है? तो इसका आंसर होगा संसद। क्या होगा इसका आंसर? संसद। 17वां नंबर सवाल, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के अवकाश की आयु कितनी होती है? अवकाश की आयु कितनी होती है उच्च न्यायालय में? राष्ट्रपति की अवकाश की आयु कितनी होती है? तो 62 साल। कितना? 62 साल में लोग रिटायर कर जाते हैं। ठीक है। 18 नंबर सवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये बड़ा अच्छा सवाल। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन पता है आपको, राष्ट्रपति हटा नहीं सकता है। यही तो खास खूबसूरती है हमारे संविधान की। नियुक्ति तो कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति जो है हटा नहीं सकता है। यह अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। 19 नंबर, भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? आप ध्यान से देखें इसको, फिर हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए, इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या था आपको याद होना चाहिए, भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो भारत का चुनाव आयोग किसको कहते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है भारत के किस सूची में रखा गया है? तो एक मिनट, देखिए ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। तो इसे रखा गया है कि इसमें संघ सूची में। इसे रखा गया है तो संघ सूची में रखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां बांटी जाती है, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति बांटी जाती है, केंद्र सरकार का इतना अधिकार है, राज्य सरकार का इतना अधिकार है, उन सारे अधिकारों को किस सूची में रखा गया है? किस जगह जगह पर उसे दिया गया है? तो उसे 7वीं अनुसूची में रखा गया है। किसमें रखा गया है? तो 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है। 21 नंबर, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो उस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था होगी या नहीं होगी? किस तरह की होगी? देखिए, हम लोग सुनते हैं त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। क्यों सुनते हैं? एक स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। तो कह रहा है कि किसी राज्य में अगर 20 लाख से कम आबादी है तो उसे हमें किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्थाएं होगी? तो वो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। क्या होगा? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आगे, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था लागू किया गया? ये सवाल कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो राज्य था राजस्थान। कौन सा राज्य था? राजस्थान। भारतीय संविधान के मूल दर्शन क्या है? भारतीय संविधान का मूल दर्शन यानी फिलॉसफी, बेसिक फिलॉसफी क्या है? मूल दर्शन क्या है? बेसिक फिलॉसफी क्या है? तो भारतीय संविधान का मूल दर्शन तो गांधीवादी है, वैज्ञानिक समाजवाद है, उदारवाद है या लोकतांत्रिक समाज है? तो हमारा संविधान का मूल दर्शन है लोकतांत्रिक समाज बनाना। क्या है? लोकतांत्रिक संविधान समाज बनाना, या फिर इसे हम लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए ध्यान से, ये नहीं वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करता है और क्वेश्चन फंसाने का काम करता है। भारत से संविधान की सजीवता के लिए निम्नलिखित में कौन महत्वपूर्ण नहीं है? राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? संसद द्वारा बनाए गए कानून, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? संविधान में संशोधन, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? न्यायालयों के फैसले। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, अगर आपको लगेगा इसमें कि ये सारे महत्वपूर्ण है संविधान के लिए, मतलब संविधान को सजीवता के लिए, तो राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम महत्वपूर्ण नहीं। अगर राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम नहीं करेंगे तो उससे संविधान को फर्क नहीं पड़ेगा। संसद में कानून बनना चाहिए संविधान के लिए, संविधान का संशोधन भी होना चाहिए बीच बीच में, और न्यायालय के फैसले भी आने चाहिए। जो अगर आपको याद होगा या अगर आप न्यूज हल्का सा भी देखते होंगे तो मोदी सरकार के विरोध में, या मोदी सरकार ने कानून बनाया था, उस कानून पे संविधान ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फैसला सुनाया है और वो फैसला में उस कानून को निरस्त कर दिया गया है। वो कानून क्या था?
उस कानून में सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रयोग करके लोगों से या बड़े बड़े बिजनेसमैन से जो चंदा लेती थी, उस कानून में संशोधन करके ये कर दिया गया था कि चंदा का जानकारी ना तो जनता को दी जाएगी और ना ही किसी थर्ड पार्टी को दी जाएगी। कुछ चुनिंदे सरकार और कुछ लोग जो अन्य जो देश के जो मुख्य लोग हैं उन्हें इस बारे में जानकारी मिलेगी और इससे करप्शन बढ़ने का खतरा हो सकता है। सरकार इससे कह रही थी काला धन वापस करने के लिए, काला धन को बचाने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि करप्शन इससे बढ़ सकता है और इसलिए उस कानून को सरकार ने, हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है और चंदा आप उसी प्रक्रिया से लीजिए जिस प्रक्रिया से ले रहे हैं, लेकिन आपको इसकी जानकारी ईसीआई को देना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसे सार्वजनिक भी करेगी। तो न्यायालय के फैसले भी आने चाहिए जिससे संविधान हमेशा जिंदा रह सके। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बॉडी, कोई ऐसा प्रधानमंत्री व्यक्ति बन जाता है या कभी ऐसा कोई बन जाता है जो अपने मनमानी कुछ कर दे तो संविधान खतरे में हो जाएगा। ठीक है, आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है कि संशोधन किया जा सकता है, समय समय पर कई तरह के संशोधन किए जा सकते हैं। तो ये वर्णन है अनुच्छेद 368 में। ठीक है, अनुच्छेद 368 में। आगे 26 नंबर, किसे नई राजनीति का पिता, किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? नई राजनीति, जो राजनीति हो रही इस वर्तमान काल में, उसके पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, प्लेटो को, मैकियावली को या रूसो को? अरस्तु को, प्लेटो को, मैकियावली को या रूसो को? तो मैकियावली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैकियावली को। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक है अरस्तु। कौन है? तो अरस्तु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? तो व्यवहारवादी क्रांति का जन्म जो है वो 1945 में हुआ। हुई द बिहेवियरल रेवोल्यूशन। व्यवहारवादी का मतलब व्यक्ति के व्यवहार को समझकर क्रांति करने की इच्छा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इस क्रांति का जन्म कब हुआ? तो 1945 ईस्वी को हुआ। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता? यानी सोशल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, नेचुरल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम। जब तक हम आंसर बताते हैं तब तक आप आंसर अपने मन में सोचिए। ये हो जाएगा राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग हो ना राज्य हो? ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की? किसने नहीं की, किसने की नहीं पूछा है, जिसमें ना तो वर्ग हो और ना ही राज्य हो। तो देखिए, ना तो वर्ग हो ना तो राज्य हो, इसे हम लोग फांसीवादी कहते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद भी कहता था राज्य हो, समाजवाद और अराजकतावाद भी किसी ना किसी तरह से करता था कि राज्य तो हो, वर्ग ना हो तो चले। लेकिन फांसीवादी जो है कल्पना, इसमें कहा जाता ना किसी प्रकार का वर्ग होना चाहिए ना किसी प्रकार का राज्य होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति ही व्यक्ति हो। 31 नंबर, किसने फ्रीडम फॉर फियर, फ्रीडम फॉर फियर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भय से मुक्ति नामक पुस्तक जो है आंग सांग सू ने लिखी थी। किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है? और ये है रूसो। प्राकृतिक असमानता, देखिए जैसे आदिवासी लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, जैसे जमीन पर रहने वाले लोग हैं, पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, ये प्राकृतिक असमानता है और इसे दूर करना संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी का नेचर है अपना अपना। उस नेचर में वो रहना चाहता है, वही नेचर में जिंदा रहना चाहता है और उसकी ये खूबसूरती है। तो ये बात को रूसो ने कहा था कि ये दूर नहीं किया जा सकता है। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणाओं की व्याख्या की?
तो प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की? तो उस पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। क्या नाम था? द रिपब्लिक। अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राजनीतिक दल महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक आदेश महत्वपूर्ण है, दबाव समूह महत्वपूर्ण है, या स्वतंत्र न्यायपालिका? राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा, देखिए अधिकार कब सुरक्षित रहेगा? जब राजनीतिक दल अच्छा रहेगा? नहीं, राजनीतिक दल हमारा अधिकार सुरक्षित रख सकता है कि नहीं ऐसा पता नहीं। प्रशासनिक आदेश? नहीं। दबाव समूह? स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका जो स्वतंत्र होगी, कोर्ट कचहरी स्वतंत्र रूप से काम करेगा, बिना घूस लिए काम करेगा, सब न्याय अच्छी से देगा, तो अधिकार की अधिक से अधिक सुरक्षा हो सकती है। किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? सही बात है, किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है। कौन सा राज्य कितना अच्छा है, कौन सा राज्य कितना खराब है, ये पहचान वहां के मिलने वाले अधिकार, वहां मिलने वाले बहुत सारे नियम्स, वहां मिलने वाले अधिकारों के कानून, इनसे की जा सकती है। ये किसने कहा? देखिए, देखते हैं किसने कहा भाई। इसमें से 4 ऑप्शन है, थॉमस हॉब्स, लॉस्की, रूसो और जॉन लॉक। तो इसका आंसर होगा लॉस्की। क्या होगा? लॉस्की। छठा नंबर सवाल, 36 नंबर सवाल आपके पास। 40 सवाल के क्वेश्चन है। 40 सवाल के क्वेश्चन में आपको कई सारे सवाल कई पीछे भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले में पूछे जाएंगे। इनमें से किसने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना? इनमें से किसने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना? इसमें से किसने? तो जॉन लॉक ने। किसने? जॉन लॉक ने। अपने से बड़े लोगों को सम्मान करना कौन सा मौलिक अधिकार है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, पहले देखिए अधिकार है। कौन सा अधिकार है? ये मौलिक अधिकार के अंदर नहीं रखा गया है क्योंकि मौलिक आप बार बार आ जाता है। तो अपने से बड़े लोगों को सम्मान करना किस तरह के अधिकार में रखा गया है? जिसे हम लोग कहते हैं नैतिक अधिकार। ठीक है। एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया? एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया? तो ये बेंथम ने दिया था। किसने दिया था? बेंथम ने दिया था, जो भारत में भी लागू है। किस देश में रक्त नियम पर आधारित नागरिकता मिलती है? यानी ब्लड नियम, आपको वहाँ का ब्लड नियम कह सकते हैं, वहाँ का बेटा बेटी होना पड़ेगा तभी आपको नागरिकता मिलेगी वहाँ की, नहीं तो फिर नागरिकता वहाँ की नहीं मिलेगा। और ये देश है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, अगर आपको देखें ध्यान से, तो इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? अंध राष्ट्रवाद, उपनिवेश राष्ट्र विरोधी राष्ट्रवाद, विस्तारवादी राष्ट्रवाद या उदारवादी राष्ट्रवाद? उदारवादी राष्ट्रवाद जो है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है। इस प्रकार हमने सेट 1 पॉलिटिकल साइंस का 40 क्वेश्चन को देखा। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इसे 27, 28 और 29 तारीख को होने वाले जो एग्जाम है फरवरी में, उसे तैयारी करके जाएं। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपके लिए बहुत मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं और आगे इसे फॉरवर्ड जरूर करते रहें। इस तरह के और सारे विषयों के वीडियो जो आपको जल्द ही मिलेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें।